Good morning, students. Our topic is War with the Marathas. Marathas had suffered a crushing defeat in Third Battle of Panipat in 1761. जो मराठास थे उनका वॉर हुआ था अहमद शाह अब्दाली के साथ इन पानीपत 1761, जिसको बोला जाता है पानीपत ऑफ द बैटल ऑफ पानीपत इन 1761 अहमद शाह अब्दाली के साथ हुआ था। मराठाओं का युद्ध जो अहमद शाह अब्दाली के साथ हुआ था, इसमें मराठास की क्या हुई थी? हार हुई थी। मराठा हैड सफर्ड ए क्रशिंग डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। मराठा क्या है? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में क्या है? उनकी बुरी तरह हार हुई थी, वो हार गए थे। They were divided into many states under different chiefs, Sardar, belonging to dynasty such as Sindhia, Holkar, Gaikwad and Bhosle. जो मराठा थे वो क्या है? पावरफुल, शक्तिशाली थे। ठीक है, पावरफुल थे जो मराठास थे, बट उनके स्टेट क्या थे? डिवाइडेड हो चुके थे। ठीक है, और प्रत्येक स्टेट का क्या होता था? एक चीफ होता था जिसको सरदार बोला जाता था। कैसे, कौन कौन से वंश में डिवाइडेड थे वो? कौन कौन से वंश थे मराठास के? सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले। दिस चीफ फॉर्म्ड एन अलियंस अंडर ए पेशवा। जो ये चीफ थे, ये सरदार थे, ये किसके अंडर काम करते थे? पेशवा के अंडर काम करते थे। ठीक है, ऐसे बोला जाता है, जो जैसे प्रिंसिपल होता है ना स्कूल कॉलेज में, वैसे ही इनका ये एज ए प्रिंसिपल है पेशवा। हु वाज देयर मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड इन पुणे। जो अपने पास मिलिट्री रखता है, एडमिनिस्ट्रेटिव का हेड है इन पुणे में। ठीक है, जो पेशवा होता है उसके पास मिलिट्री होती है और एडमिनिस्ट्रेटिव का ये हेड होता है, पुणे में होता है। और ये जो सारे डायनेस्टी है जो मराठा वंश की, वो इसके अंडर काम करती हैं। मतलब हेड होता है, ये प्रिंसिपल होता है एक तरह से। ठीक है, पी से पेशवा, पी से प्रिंसिपल, पी से पुणे, पुणे में रहता है ये। देखो यहाँ पे ठीक है, जो ये एरिया दिया गया है येलो कलर का, यहाँ पे क्या थे? मराठास रहते थे। ठीक है, जैसे बड़ौदा में रहते थे गायकवाड़, नागपुर में रहते थे भोसले। ठीक है, ग्वालियर, जयपुर, अजमेर, ये सारा पार्ट क्या था? मराठाओं का था। देखो, पहले तो अंग्रेजों ने बंगाल पे शासन किया सबसे पहले, फिर उन्होंने मैसूर में आक्रमण कर दिया। अब कहाँ की बारी आई है? मराठास की बारी आई, इस एरिया की बारी आई है इंडिया में। ठीक है, द ब्रिटिश हैड टू फाइट सेवरल वार्स विद मराठास टू ऑक्यूपाई देयर टेरिटरीज। ब्रिटिशों ने क्या किया? फाइट सेवरल वार, बहुत सारे वार करे मराठास के साथ। क्या करने के लिए? ऑक्यूपाई देयर टेरिटरी, उनकी टेरिटरी को क्या करने के लिए? अपने कब्जे में करने के लिए। कोई एक वार नहीं किए, जैसे टिप्पू सुल्तान के साथ 4 वार हुए थे, ऐसे ही मराठास के साथ भी 3rd वार हुए थे, सेवरल वार। ठीक है, इन द फर्स्ट एंग्लो मराठास वॉर विद एंडेड इन 1782 विद द ट्रीटी ऑफ सालबाई। जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार है, एंग्लो मीन्स जो ब्रिटिश लोग हैं, कंपनी के लोग, और मराठा और ब्रिटिश के लोगों के साथ फर्स्ट वार हुआ था। ठीक है, और उसका अंत कब हुआ था? 1782 में हुआ था। किस समझौते के साथ हुआ? ट्रीटी ऑफ सालबाई के समझौते के साथ इसका अंत हुआ। देयर वाज नो क्लियर विक्ट्री, कोई क्लियर विक्ट्री नहीं हुई, ना ही इसमें मराठा जीते, ना ही क्या है एंग्लो जीते। ठीक है, ब्रिटिश कंपनी की कोई विजय नहीं हुई। क्लियर शो नहीं हुआ है कि इसमें किसकी विजय हुई है। द सेकेंड एंग्लो मराठास वॉर 1803-05 was fought on different front. ठीक है, as a result of this war the British gained the Marathas territory north of the Yamuna river including Agra and Delhi. सेकेंड जो मराठा एंग्लो वार हुआ 1803 और 05 में हुआ, क्योंकि जो फर्स्ट वार हुआ था उसमें कोई क्लियर विक्ट्री नहीं नजर आई, तो अंग्रेज़ों ने बोला भाई कि जो मराठास, ना तो मराठास हम पे आक्रमण करेंगे, ना हम मराठास पे आक्रमण करेंगे। क्योंकि बहुत शातिर थे ये अंग्रेज़। 20 साल के दौरान इन्होंने क्या कर दिया? अपनी शक्ति को पावरफुल बना लिया। और क्या रिजल्ट निकला? वाज फॉट ऑन डिफरेंट फ्रंट्स। एज ए रिजल्ट दिस वार द ब्रिटिश गेन द मराठास टेरिटरी नॉर्थ ऑफ द यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली। जो सेकेंड वार हुआ था मराठास के साथ और ब्रिटिश कंपनी के साथ, उसमें ब्रिटिश ने क्या कर लिया? मराठास की टेरिटरी को गेन कर लिया नॉर्थ की साइड, जिसमें यमुना रिवर
और इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली के हिस्से को भी अपने कब्जे में कर लिया। ये देखो यहाँ पे ये पार्ट की टेरिटरी क्या है, इंडिया ने अपने कब्जे में कर ली और साथ साथ आगरा और दिल्ली को भी अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है। द थर्ड एंग्लो मराठास वॉर ऑफ 1817-19 फाइनली क्रश्ड द मराठास पावर। थर्ड एंग्लो वार हुआ जिसमें क्या हुआ, क्रश्ड द मराठास पावर, मराठास की पावर क्या है वो टूट चुकी, एकदम क्रश्ड हो चुकी थी। द पेशवा वाज रिमूव्ड एंड सेंट अवे टू बिठूर नियर कानपुर विद पेंशन। जो इनका पेशवा था, मराठों का पेशवा था, उसको कहाँ भेज दिया गया, बिठूर में भेज दिया गया। ठीक है, विद पेंशन के साथ, और उसको बोला कि आप यहाँ बिठूर में रहो, हम आपको पेंशन दे देंगे। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरी साउथ ऑफ द विंध्यास। और कंपनी ने क्या किया, साउथ की टेरिटरी, जो साउथ ऑफ द विंध्या पे, और जो टेरिटरी थी, किसकी टेरिटरी थी, मराठास की टेरिटरी थी, उनको अपने कंट्रोल में ले लिया। Thus we see the company pursued an aggressive policy of territorial expansions in the early 19th century। इस प्रकार हम देखते हैं कि कंपनी ने pursued, दबाव के कारण, अपनी एग्रीगेसिव पॉलिसी के कारण, ठीक है, एग्रीगेसिव पॉलिसी के कारण पूरे भारत पे 19th सेंचुरी में धीरे धीरे क्या कर लिया, अपनी नीतियों का विस्तार कर लिया, टेरिटोरियल को क्या कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। किस तरह से लिया, कुछ के साथ तो इन्होंने लड़ाई लड़ी, जैसे मराठास के साथ क्या है, वॉर किए, डायरेक्ट वॉर किए, टीपू सुल्तान के साथ वॉर किए, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी हुई। ठीक है, उन्होंने साथ साथ क्या, कुछ स्ट्रेटेजी भी अपनाई। ठीक है, स्ट्रेटेजी कौन कौन सी है, सब्सिडरी अलियंस। ठीक है, सब्सिडरी अलियंस होता है सहायक संधि। ठीक है, लॉर्ड वेल्सले द गवर्नर जनरल of India 1798-1805 for made many strategy for gaining control of more and more Indian territories। लॉर्ड वेल्सले जो इंडिया में गवर्नर जनरल बन के आया था, उसका टाइम पीरियड था 1798 to 1805। इसने क्या है, स्ट्रेटेजी को अपनाया, अलग अलग स्ट्रेटेजी को अपनाया। क्यों अपनाया इन्होंने अलग अलग स्ट्रेटेजी को, क्या ताकि क्या है, इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज पर कंट्रोल किया जा सके। बिकॉज ऑफ हिज एक्सपेनिस्ट पॉलिसी, इसकी इस विस्तारवादी नीति ने, ही इज़ नोन एज द अकबर ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसको किस नाम से बोलने लगी, अकबर के नाम से बोलने लगी। जिस प्रकार इंडिया में अकबर क्या था, एक मुगल शासक था, उसने पूरे भारत पर क्या कर लिया था, उसका पूरे भारत पर शासन हो गया था। ऐसे ही वेल्सले ने भी धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा करना शुरू कर लिया था अपनी नीतियों के कारण। वेल्सले फोर्स्ड many states to enter into a subsidiary alliance according to this alliance। वेल्सले ने क्या किया, अनेक स्टेट्स में क्या है, घुसना शुरू कर दिया, एंट्री करना शुरू कर दिया अकॉर्डिंग टू सब्सिडियरी एलियंस की। और सब्सिडियरी एलियंस क्या थी, हम अब रीड करेंगे। इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्स। सब्सिडियरी एलियंस के अकॉर्डिंग, सहायक संधि के अकॉर्डिंग, कंपनी ने बोला कि आप लोग जो इंडियन रूलर्स हैं, आप अपनी क्या है, इंडिपेंडेंट आर्मी नहीं रख सकते। ठीक है, मतलब आप अपनी फोर्स मत रखो। कंपनी सप्लाइड ट्रूप्स टू दैम फॉर देयर प्रोटेक्शन फ्रॉम द अदर रूलर्स। फिर इंडियन रूलर्स ने बोला, भाई हम अपनी आर्मी नहीं रखेंगे, अगर बाहर देश के राजाओं ने हम पे आक्रमण कर दे तो हम अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे। इस पे कंपनी ने बोला कि कंपनी ट्रूप्स टू देम, सप्लाइड ट्रूप्स टू देम, कि प्रोटेक्शन फ्रॉम अदर रूलर्स, कि हम आपकी अदर रूलर से प्रोटेक्शन करेंगे, आपको कंपनी भेजेगी ट्रूप्स। ठीक है, कंपनी आपको अपनी आर्मी भेजेगी, आप क्या है, अपनी स्वयं इंडिपेंडेंट आर्मी मत रखो। ठीक है, अब ये इतने इजली बंदे तो नहीं थे, इतने सीधे साधे तो नहीं थे कंपनी के आदमी, वो क्यों अपनी भाई आर्मी भेजने लगे। ठीक है, तो क्या बोला, द रूलर वर सपोज्ड टू पे ए फिक्स्ड सम टू द कंपनी फॉर मेंटेनिंग द सब्सिडियरी फोर्स। कंपनी ने बोला, आप ना सिर्फ हमें मेंटेन करने के लिए, अब हम कंपनी फॉर मेंटेनिंग द सब्सिडियरी फोर्स, हमारी फोर्स को मेंटेन करने के लिए कुछ पे दे दिया करो। ठीक है, और हम आपको रिटर्न में क्या देंगे, प्रोटेक्शन देंगे। If the Indian ruler failed to make the payment, the part of their territory was taken away as penalty। अगर इंडियन रूलर क्या है,
जो पे करने के लिए फेल्ड हो जाता है, ठीक है। कुछ ऐसा भी टाइम आता है भाई कभी पैसा नहीं होता, ठीक है, तो वो पे करने के लिए फेल्ड हो जाता है। तो इन्होंने क्या रूल रेगुलेशन शुरू कर दिया कि हम आपकी टेरिटरीज को एज ए पेनल्टी के तौर पर अपने पास रख लेंगे, ठीक है। In 1801, when Nawab of Awadh failed to pay for the subsidiary force, he was forced to give over half of his territory to the company. The Nizam of Hyderabad has joined this system. जब नवाब ऑफ अवध था और निज़ाम ऑफ हैदराबाद था, ये क्या है, अवेलेबल नहीं हुए कुछ टाइम के लिए कंपनी को पे करने के लिए, तो कंपनी ने क्या किया, इनकी टेरिटरीज को अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। दिस सिस्टम अलाउड द ब्रिटिश टू मेंटेन ए लार्ज आर्मी at the expense of local rulers. The local rulers got security but lost independence. इस सिस्टम को अलो करके ब्रिटिश ने क्या किया, अपनी आर्मी को क्या कर दिया, मेंटेन किया। कैसे मेंटेन किया, एक्सपेंस ऑफ लोकल रूलर्स। जो लोकल रूलर्स क्या है, जो पे करते थे, जो मूल्य चुकाते थे फोर्स को मेंटेन करने के लिए, उसके द्वारा इन्होंने अपनी आर्मी को मेंटेन किया। और इस तरह द लोकल रूलर्स गोट सिक्योरिटी, लोकल रूलर्स थे जो हमारे इंडिया के जो रूलर्स थे, उनको सिक्योरिटी तो मिल गई बट उनकी इंडिपेंडेंस क्या है, वो खतरे में आ गई थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉलिसी है डायरेक्ट एनेक्सेशन। डायरेक्ट एनेक्सेशन मीन्स यूजिंग फोर्स टू टेक कंट्रोल ऑफ द नेबरिंग टेरिटरी अंडर दिस स्ट्रेटेजी ऑफ गेइंग कंट्रोल। एनेक्सेशंस का मीन क्या होता है, जो आस पास की है नेबरिंग टेरिटरीज, जो आसपास के पड़ोसी देश है, जो आसपास की टेरिटरीज है, उनको क्या है, फोर्स टू टेक कंट्रोल, बलपूर्वक अपने कब्जे में करना, ठीक है। अंडर दिस स्ट्रेटेजी ऑफ गेन कंट्रोल, कैसे, द ब्रिटिश टुक फुल कंट्रोल ऑफ द स्टेट इन द यूज ऑफ प्रोटेक्शन द स्टेट। द ब्रिटिश टुक फुल कंट्रोल, ब्रिटिशों का क्या हो गया था, फुल कंट्रोल हो गया था स्टेट पे, और एक तरह से वो क्या कर रहे थे, प्रोटेक्शन कर रहे थे। प्रोटेक्शन क्या कर रहे थे, वो तो हमारे जो टेरिटरीज को अपने कब्जे में ले रहे थे। ग्रेजुअली द इंडियन रूलर स्टॉप्ड मेंटेनिंग देयर आर्मी इन द स्टेट। इन्होंने इंडियन रूलर को बोला कि आप क्या करो, अपनी इंडिपेंडेंस आर्मी मत रखो, ठीक है। इंडियन रूलर स्टॉप्ड मेंटेनिंग देयर आर्मी, इंडियन रूलर क्या अपनी आर्मी मत रखो इन द स्टेट में। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस इन द स्टेट डिटोरिएटेड, ठीक है। इसके अनुसार क्या हुआ, जो लॉ और ऑर्डर थे उनकी स्थिति क्या है, एकदम सिचुएशन क्या है, स्टेट में एकदम बिगड़ गई, ठीक है, खराब हो गई। मीन्स लॉ और ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं रही। ब्रिटिश कलेक्टेड मोर टैक्सेस टू पे फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स। ब्रिटिश क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर रहे थे। किसके लिए टैक्स कलेक्ट कर रहे थे, अपनी ब्रिटिश ट्रूप्स को मेंटेन करने के लिए, अपनी आर्मी को मेंटेन करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा लूट मचा रहे थे, टैक्स कलेक्ट कर रहे थे। द ब्रिटिश नेक्स्ट द स्टेट ऑन द प्रीटेक्स दैट देयर इज मिसरूल इन द स्टेट। ब्रिटिश क्या है, स्टेट को अनेक्स्ड कर रहे थे, अपने कब्जे में ले रहे थे, क्या कह के कि जो आपके रूलर्स हैं, किस बहाने से, प्रीटेक्स होता है बहाना, जो आपके रूलर्स है वो क्या है, अराजकता फैला रहे हैं, वो अच्छे से शासन नहीं कर रहे हैं, ऐसा कह के वो डायरेक्ट उनके टेरिटरीज को अपने कब्जे में कर रहे थे। वेल्सले यूज द मेथड ऑफ द डायरेक्ट एनेक्सेशन फॉर एनेक्सिंग स्मॉल किंगडम ऑफ सूरत, त्रावणकोर एंड कर्नाटक। जो वेल्सले था उन्होंने डायरेक्ट क्या है, एनेक्सिंग करना शुरू कर दिया, जो छोटे छोटे किंगडम थे उनको अपने कब्जे में ले लिया। नेक्स्ट पॉलिसी इज द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सिंग। लैप्स की पॉलिसी है। द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशन कम अंडर लॉर्ड डलहौजी हु वाज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 टू 1856। अब 1848 टू 1856 के टाइम के दौरान क्या है, नया गवर्नर जनरल बन के आया, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। इसने कौन सी नीति अपनाई, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। लैप्स की नीति के अकॉर्डिंग क्या है, द डॉक्ट्राइन डिक्लेयर्ड दैट if an Indian ruler of a subsidiary state died without a male heir, heir होता है वारिस, ठीक है, his kingdom would not automatically pass to his adopted heir। कि यदि कोई शासक है, इंडियन रूलर है, वो उसकी डेथ हो जाती है बिना उसके मेल चाइल्ड के, कि भाई उसके पास कोई मेल चाइल्ड नहीं है, उसका कोई लड़का नहीं है,
लड़की भी सकते हो, लेकिन लड़का होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसकी डेथ हो जाती है बिना किसी मेल चाइल्ड के, तो उसकी जो संपत्ति है, ठीक है, वो अडोप्ट चाइल्ड को नहीं दी जाएगी, बल्कि वो ऑटोमेटिकली किसके पास आ जाएगी, वो ब्रिटिश कंपनी के अंडर में आ जाएगी। द किंगडम वुड लैप्स दैट इज बिकम पार्ट ऑफ द कंपनी, और इस लैप्स की नीति के अकॉर्डिंग वो कंपनी का हिस्सा हो जाएगी। द किंगडम ऑफ सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी एंड मैनी अदर किंगडम वर एनेक्स्ड सिंपली बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति को अपना करके क्या हो गया, ये सारे एरियाज हैं जो कंपनी के अंडर आ गए। देखो आपने मूवी भी देखी होगी मणिकर्णिका, या कोई या सीरियल देखा होगा झांसी की रानी का, तो जो था राजा था गंगाधर राव, उसका कोई अपना पुत्र नहीं था। रानी ने क्या कर रखा था, पुत्र को अडॉप्ट कर रखा था, बट कंपनी ने क्या बोला कि भाई हमारी लैप्स की नीति के अकॉर्डिंग हम पुत्र जो गोद ले रखा, आपने अडॉप्ट कर रखा है, उसको सिंहासन नहीं दे सकते, उसको गद्दी पे नहीं बैठा सकते, बल्कि क्या होगा, अगर आपका अपना पुत्र होता तो आप उसको बैठा लेते, अडॉप्ट किए हुए को वो मना कर दिया उन्होंने बैठाने से। तो आसानी से वो लैप्स की नीति के अकॉर्डिंग जो झांसी का राज्य था वो कहाँ आ गया, इंडियन मतलब कंपनी के पास आ गया। ठीक है, समझ गए लैप्स की नीति। नेक्स्ट है पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी। नाम से ही क्लियर है, पैरामाउंटेंसी मीन्स सर्वोच्च होता है, पावरफुल होता है, कि एकदम हम सबसे ऊपर हैं। पैरामाउंटेंसी सबसे ऊपर है, मतलब सबसे अच्छे लोग हैं हम ही। फॉर गेइंग कंट्रोल ऑफ इंडियन टेरिटरीज, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल फ्रॉम 1813 टू 1823। पैरामाउंटेंसी नीति के टाइम गवर्नर जनरल अब बन के आया हेस्टिंग्स। 1813 टू 1823 इसका टाइम पीरियड है। इनिशिएटेड द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी, इन्होंने कौन सी पॉलिसी इनिशिएट की, पैरामाउंटेंसी। अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी द ब्रिटिश डिक्लेयर्ड दैट, इस पॉलिसी के अंडर क्या डिक्लेयर किया, द ब्रिटिश वर ए पैरामाउंट और सुप्रीम पावर, कि जो ब्रिटिश लोग है वो पैरामाउंट है, सबसे सर्वोच्च है, सबसे अच्छे हैं, और उन्हीं के पास सुप्रीम पावर है। ठीक है, मीन्स वो अपने आप को एकदम अच्छा मानते थे। देयर पावर वॉज ग्रेटर देन द पावर ऑफ इंडियन स्टेट्स, कि उनकी पावर क्या है, जो इंडियन स्टेट्स हैं, इंडियन रूलर्स हैं, उनसे कहीं ज़्यादा अच्छी है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर पावर दे वर जस्टिफाइड इन एनेक्सिंग और थ्रेटनिंग टू सीज एनी इंडियन किंगडम, कि वो सबसे ऊपर हैं, सबसे सर्वोच्च है, उनके पास प्रोटेक्शन की पावर है, तो वो किसी भी राजा को धमकी दे सकते हैं, किसी भी राजा की टेरिटरी को जब्त कर सकते हैं। ठीक है, दिस पॉलिसी वाज यूज्ड टू जस्टिफाई द एनेक्सेशंस ऑफ पंजाब, सिंध एंड अफगानिस्तान इन 1983। इस पॉलिसी का यूज़ करके उन्होंने किस किस को अपने कब्जे में कर लिया, पंजाब, सिंध और अफगानिस्तान को इन 1813 में। नेक्स्ट है प्रीटेक्स्ट ऑफ मिस रूल। डलहौजी एनेक्स्ड अवध इन 1856 on the pretext of misrule and misgovernment. This issue created a lot of unrest among the Indian soldiers in the British Army. डलहौजी ने क्या कर लिया, अवध को 1856 में अपने कब्जे में ले लिया, और क्या कह के कब्जे में लिया, प्रीटेक्स, उन्होंने क्या बोला, यह बहाना बनाया कि जो अवध का शासक है वो अच्छे से शासन नहीं कर रहा, वो अच्छे से अपनी गवर्नमेंट को नहीं चला रहा है। ठीक है, तो इस इशू में क्या, इस इशू के कारण क्या हो गया, लॉट ऑफ अनरेस्ट हो गया। ठीक है, अमंग द इंडियन सोल्जर, जो ब्रिटिश आर्मी में इंडियन सोल्जर थे उनमें क्या उत्पन्न हो गया, अनरेस्ट उत्पन्न हो गया, रोष उत्पन्न हो गया, क्रोध उत्पन्न हो गया। द ब्रिटिश फियर्ड द ग्रोइंग पावर ऑफ रशिया एंड वर वरीड दैट रशिया माइट एंटर इंडिया थ्रू द नॉर्थ वेस्ट। अब ब्रिटिश लोग क्या है, डर गई हैं। क्यों डर गए हैं, क्योंकि रशिया ने एंट्री करना शुरू कर दी है इंडिया में, कहाँ से, नॉर्थ वेस्ट के थ्रू। अब उन्होंने लगा कि अगर रशिया ने एंट्री करना शुरू कर दी तो वो ट्रेड करेंगे, वो व्यापार करेंगे, जो हमने कब्जा कर रखा है अब कम हो जाएगा। तो क्या किया उन्होंने, द सेफ गार्ड देयर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर दे वेस्ड ए वॉर अगेंस्ट अफगानिस्तान। उन्होंने क्या है, सेफ गार्ड रखे अपने नॉर्थ वेस्ट की तरफ, और वॉर कर दिया किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ वॉर कर दिया 1838 टू 1842 एंड एस्टेब्लिश्ड एन इनडायरेक्ट रूल देयर, और वहाँ पे अपना क्या कर दिया, अपना इनडायरेक्ट रूल देयर, वहाँ पे शासन स्थापित करना शुरू कर दिया।
इन 1843 दे आल्सो टुक कंट्रोल ऑफ सिंध, दे हैड एन आई ऑफ पंजाब। उन्होंने सिंध पे भी कंट्रोल कर लिया और नज़र किस पे भी रखी, पंजाब पे भी रखी कि वो पंजाब को भी कब्जे में करेंगे। नेक्स्ट है एंग्लो सिख वॉर। पंजाब मैनेज टू रिमेन इंडिपेंडेंट अंडर द रूलर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। जो पंजाब में क्या है एक इंडिपेंडेंट स्टेट था, उसमें कौन राजा राज करता था, महाराजा रंजीत सिंह। ही हैड ए स्ट्रॉन्ग वेल इक्विप्ड आर्मी ट्रेंड लाइक द यूरोपियन आर्मी। वो एक स्ट्रॉन्ग राजा था और उन्होंने अपनी आर्मी को ट्रेंड कर रखा था। किसके तरह ट्रेंड कर रखा था, जैसे यूरोपियन आर्मी ट्रेंड होती है, ऐसे ही महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी आर्मी को ट्रेंड कर रखा था। ब्रिटिश डिड नॉट इंटरफेरेंस विद पंजाब एज लॉन्ग एज महाराजा रंजीत सिंह वॉज अलाइव। ब्रिटिश लोग की हिम्मत नहीं हुई कि महाराजा रंजीत सिंह के जीवित रहते उसके साथ क्या कर सके, युद्ध कर सके, ठीक है, उसकी स्टेट में इंटरफेरेंस कर सके किसी भी प्रकार का। आफ्टर हिज डेथ इन 1839 2 वॉर्स वर फोर्ट विद द सिख किंगडम। महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद इन्होंने सिख समुदाय के साथ 2 वॉर किए। अल्टीमेटली पंजाब वाज अनेक्स्ड इन 1849 और अल्टीमेटली क्या हो गया, पंजाब इनके कब्जे में आ गया। महाराजा दलीप सिंह वाज गिवन पेंशन एंड सेट टू इंग्लैंड। महाराजा दलीप सिंह को क्या पेंशन दे करके कहाँ भेज दिया गया, इंग्लैंड में भेज दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक इज रीजंस फॉर द सक्सेस ऑफ ब्रिटिश। कि पूरे इंडिया में क्या है ब्रिटिश लोग का कब्जा हो गया, इसके क्या रीज़न थे। देखो सबसे पहले जो ब्रिटिश लोग आए थे, ठीक है, उन्होंने पहले यहाँ पे इस पे कब्जा किया, बंगाल पे, ठीक है। यहाँ पे कब्जा करने के बाद उसने मैसूर के राजा पे आक्रमण कर दिया, ठीक है। टीपू सुल्तान को यहाँ से हराया। फिर उन्होंने सिराजुद्दौला के साथ युद्ध हुआ, अवध में सिराजुद्दौला को हरा दिया गया, ये हिस्सा उनका कब्जे में हो गया। फिर उन्होंने वो बैटर ऑफ बक्सर और बैटर ऑफ प्लासी के युद्ध हुए थे ना, फिर उन्होंने मराठास के साथ युद्ध किया और ये सारा एरिया अपने अंडर में ले लिया। लास्ट में उन्होंने क्या है पंजाब को, आगरा को, ठीक है, अपने कब्जे में ले लिया। मीन्स 1857 के करीब लगभग पूरा भारत अब क्या था, ईस्ट इंडिया के कब्जे में आ चुका था, ईस्ट इंडिया के अंडर कंट्रोल हो गया था, ठीक है। तो रीजंस फॉर द सक्सेस ऑफ ब्रिटिश, कि क्या रीज़न रहा जो ब्रिटिश लोग लगातार सक्सेस होते गए। वीकनेस ऑफ इंडियन रूलर, एक तो क्या था जो इंडियन रूलर थे वो क्या थे, कमज़ोर थे। सम इंडियन रूलर डिड नॉट वांट टू forgo their comfortable lifestyle, they choose subsidiary alliance rather than fighting the British। इंडियन रूलर थे जो वो ऐश और आराम का जीवन जी रहे थे, वो उसको क्या है छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने क्या है सब्सिडरी अलायंस को चूज़ किया। उन्होंने तब कि ऐसा नहीं करना चाहता, उन्होंने बोला उन्होंने कहना चाहिए था, फाइट करनी चाहिए थी कि नहीं हम अपनी आर्मी रखेंगे, ठीक है, हम अपनी आर्मी रखेंगे, इंडिपेंडेंट आर्मी रखेंगे अपनी, ठीक है। तो ये वीकनेस थी उनकी, वो लाइफस्टाइल कंफर्टेबल लाइफस्टाइल को नहीं फॉरगो करना चाहते थे, नहीं छोड़ना चाहते थे। नेक्स्ट एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल लीडरशिप, कोई स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं था। देयर वाज नो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एट द सेंटर टू कीप द एक्टिविटीज़ ऑफ द ब्रिटिश अंडर कंट्रोल। कोई स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं था जो क्या है ब्रिटिश लोगों की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल में कर सके, उनको देख सके कि भाई क्या कर रहे हैं ये। Lack of unity, there was no unity in the Indian rulers. British took advantage of the rivalry and tried to instigate one against two other। इनमें क्या थी, यूनिटी की कमी थी। ये एक दूसरे के साथ क्या लड़ते रहते थे, झगड़ते रहते थे, संघर्ष करते रहते थे और इसी एडवांटेज और इसी सिचुएशन का एडवांटेज लिया ब्रिटिश ने। इन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया इंस्टिगेट, भड़काना शुरू कर दिया एक दूसरे के खिलाफ, तो इनकी लेक ऑफ यूनिटी रही। सुपीरियर आर्मी एंड नेवी ऑफ द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश की आर्मी थी वो सुपीरियर थी, आर्मी एकदम सुपीरियर थी, अच्छी क्वालिटी की थी, अच्छी तरह मेंटेन कर रखी थी उन्होंने। द ब्रिटिश आर्मी वॉज बेटर ट्रेंड, बेटर इक्विप्ड एंड बेटर डिसिप्लिन दैन द इंडियन रूलर। इंडियन सोल्जर्स की आर्मी इतनी बेटर नहीं थी, इतनी अच्छी तरह से ट्रेंड नहीं थी। इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है, ओके।